स्टोरी ऑफ तुर्की एंड अफ्रीका इस वीडियो में देखते हैं। अभी चलिए दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये है अफ्रीका, जो हमारी दुनिया का एक महाद्वीप है। और ये इतना बड़ा महाद्वीप है कि अगर एशिया को हटा दिया जाए तो फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप बनता है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर छोटे बड़े लगभग 50 से भी ज़्यादा देश मौजूद हैं। अफ्रीका के अलावा अब ज़रा दुनिया के नक्शे पर इस देश को भी देख लीजिए। ये है टर्की, के जो एरिया के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया का एक आम और बहुत छोटा सा देश है। साइज में ये भले ही दुनिया के बहुत सारे देशों से काफ़ी छोटा हो, मगर अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो इसने एक लंबे वक्त तक दुनिया के एक बड़े बल्कि लगभग आधे इलाके पर राज किया है। किसी दौर में इसी इलाके से ही जन्म लेने वाली सल्तनत उस्मानिया दुनिया में सुपर पावर का स्टेटस रखा करती थी। आज के दौर में भी ये इतने छोटे से इलाके पर होने के बावजूद भी न सिर्फ नेटो जैसे एक बड़े और ताकतवर ग्रुप का मेंबर है, बल्कि जो दुनिया की मिलिट्री रैंक होती है उसमें भी हमेशा टॉप देशों की लिस्ट में बना रहता है। मगर दोस्तों, अचानक से पिछले कुछ वक्त से लगातार अब ये भी महसूस किया जा रहा है कि टर्की नाम का ये देश अफ्रीका जैसे एक बड़े महाद्वीप को बड़ी तेजी के साथ अपने कंट्रोल में करता जा रहा है। बल्कि अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो आप ये समझिए कि मुमकिन है बहुत जल्द ही हम देखेंगे कि टर्की अफ्रीका जैसे इस पूरे बड़े इलाके पर राज कर रहा होगा। टर्की अफ्रीका पर राज कैसे करेगा, टर्की ये क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, एक दौर हुआ करता था कि जब यूरोपियन ताकतों ने बड़ी तेजी के साथ दुनिया के सारे ही इलाकों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपियन ताकतों के बीच तो इस चीज को लेकर कंपटीशन चल रहा था कि हम में से कौन दुनिया के ज्यादा इलाके पर कब्जा कर ले। उस दौर में भारत और दुनिया के दूसरे ज्यादातर इलाकों की तरह ही अफ्रीका भी पूरी तरीके से इन्हीं ताकतों का गुलाम बन गया था। जहां एक तरफ हमारा प्यारा देश भारत अंग्रेजों का यानी कि ब्रिटिशर्स का गुलाम था, तो वहीं दूसरी तरफ इस बड़े अफ्रीका के अंदर ब्रिटिशर्स के अलावा फ्रांस और स्पेन जैसी ताकतें भी मौजूद थीं। वैसे तो पूरे अफ्रीका पर यूरोप की कई ताकतें मौजूद थीं, मगर फिर भी इन ताकतों में से भी वो ताकत कि जिसने अफ्रीका के सबसे बड़े इलाके पर कब्जा किया था और सबसे लंबे वक्त तक राज किया था, वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांस था। फिलहाल दोस्तों, फिर दौर बदला और यूरोप की इन सारी ताकतों को धीरे धीरे दुनिया के उन सारे ही छोटे बड़े इलाकों को आज़ाद करना पड़ा कि जिन पर इन्होंने किसी दौर में कब्जा किया था। दूसरी ताकतों की देखा देखी और दुनिया के बदले हुए माहौल की वजह से फ्रांस को भी अब अफ्रीका के उन सारे देशों को आज़ाद करना पड़ा कि जिन पर वो एक लंबे वक्त से जमा हुआ था। मगर परेशानी की बात ये थी कि दूसरी ताकतों ने तो जिन देशों को आज़ाद किया उन्होंने उनको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया और वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन फ्रांस, इसने ज़ाहिरी तौर पर तो सारे देशों को आज़ाद कर दिया था, मगर अंदरूनी तौर पर मतलब इनडायरेक्टली इनमें से ज़्यादातर देशों पर राज करता ही रहा। इन देशों में कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी गिरेगी, न सिर्फ ये सब कुछ फ्रांस की राजधानी पेरिस से तय होता था, बल्कि साथ ही साथ इनकी फॉरेन पॉलिसीज और जो अंदरूनी पॉलिसीज हुआ करती थीं वो सब कुछ भी फ्रांस के इशारों पर ही तैयार होती थीं। और फ्रांस ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि ये सभी अफ्रीकन देश कुदरती नेमतों से माला माल हैं। इनकी जमीन में कुदरत के खजाने मौजूद हैं। और तो और फ्रांस ने वक्त के साथ साथ अफ्रीका के एक बड़े इलाके पर अपने बेशुमार मिलिट्री बेसिस भी बना रखे हैं, जिनका इस्तेमाल वो मेनली उस वक्त कर सके कि जब अफ्रीका के किसी इलाके में उसके मन मुताबिक गवर्नमेंट ना बन रही हो। नतीजा ये हुआ कि जहां एक तरफ धीरे धीरे फ्रांस इन सारे देशों के नेचुरल रिसोर्सेज से अमीर होता चला गया और तरक्की करता चला गया, तो वहीं दूसरी तरफ ये सारे देश अपने आप गरीब होते चले गए, बावजूद इसके कि इनकी जमीन के नीचे कुदरत के खजाने मौजूद थे। आज भी अगर आप लोग दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट उठाकर देखोगे तो उसमें आपको ज्यादातर अफ्रीकन देश ही मिलेंगे। मगर दोस्तों, वो एक कहावत है कि किसी भी चीज की एक लिमिट होती है और बदलाव की सबसे खास बात यही है कि वो हमेशा जरूर होता है। धीरे धीरे अब इन अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ पढ़े लिखे लोगों ने फ्रांस के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। मगर जाहिर है दोस्तों, इतने बड़े इलाके में और इतने सारे देशों में इस आवाज का फ्रांस जैसी एक बड़ी ताकत पर क्या असर पड़ने वाला था। लेकिन फिर अचानक से फ्रांस के ऊपर असर उस वक्त पड़ना शुरू हुआ कि जब इन सारे देशों में फ्रांस के खिलाफ चलाए जाने वाले इस मूवमेंट को बाहर की ही एक बड़ी शक्ति का सपोर्ट मिला। और ये जो बड़ी शक्ति थी ये कोई और नहीं बल्कि
टर्की देश था। धीरे धीरे अब अफ्रीका के आम लोगों के बीच में फ्रांस के खिलाफ जो माहौल बन रहा था और वहाँ के लोगों के दिलों में फ्रांस को लेकर जो बड़ी तेजी के साथ नफरत पैदा हो रही थी, उसमें टर्की ने अब आग में घी डालने का काम किया। इवन टर्की के राष्ट्रपति ने तो मौका पाते ही कई बार अफ्रीका के दौरे भी शुरू किए। बाकायदा अफ्रीका में जाकर वो नारा भी लगाया कि जिस नारे का इस्तेमाल वहाँ पर फ्रांस के खिलाफ होता है, वो नारा था अफ्रीका बिलोंग्स टू अफ्रीकन्स, मतलब जो अफ्रीका है वो अफ्रीकन लोगों से बिलोंग करता है। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो वो ये कहना चाहते हैं कि फ्रांस को यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि अफ्रीका अफ्रीकियों के ही लिए है। इवन एक बार तो तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने अफ्रीकी दौरे पर खुले तौर पर यह कह दिया था कि हम यहाँ पर तुम्हारा गोल्ड लेने नहीं आए हैं। मतलब वो खुले तौर पर फ्रांस के ऊपर तंज कर रहे थे, क्योंकि अफ्रीका के आम लोगों का यही मानना है कि फ्रांस ने हम लोगों के ऊपर राज किया और हमारी सारी दौलत वो अपने मुल्क में ले गया, हमसे हमारी ही सारी चीजों को छीन लिया गया। तो कुल मिलाकर टर्की के राष्ट्रपति ये कहना चाहते थे कि आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं फ्रांस की तरह यहाँ पर तुम्हारा सोना लेने नहीं आया हूँ। याद रहे दोस्तों कि जिस दौर में अफ्रीका के इन सारे देशों में टर्की और फ्रांस के बीच ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौर में ही फ्रांस दुनिया भर के मुसलमानों के सामने भी अचानक से एक विलन के तौर पर सामने आया था। दुनिया भर में अलग अलग वक्तों पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और ये सब कुछ कभी तो हिजाब वाले मैटर को लेकर हो रहा था, तो कभी कार्टून मैगजीन को लेकर, तो कभी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट को लेकर हो रहा था। और जैसा कि हमें याद है कि उस वक्त टर्की भी अचानक से पूरी दुनिया में लाइट में आया था, क्योंकि टर्की इन सारे ही मैटर्स में फ्रांस के सामने बिल्कुल खुलकर आ गया था। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए एक बार ये तक कह दिया था कि वो ब्रेन डेड है और उसको इलाज की जरूरत है। फिलहाल दोस्तों अफ्रीका की जितनी भी साहिल कंट्रीज हैं, मतलब जो साहिल के इलाके में पड़ती हैं, उसमें रहने वाले लोग इन सारे ही मुद्दों को बड़ी गहराई के साथ देख रहे थे। वो इसलिए क्योंकि इस इलाके में रहने वाले सारे ही लोग न सिर्फ खुद भी मुस्लिम हैं, बल्कि वो पर्सनली भी फ्रांस से एक लंबे वक्त से परेशान हैं। अफ्रीका के इन सारे देशों में आम लोगों में फ्रांस के खिलाफ ये माहौल इतना ज्यादा बना कि इस माहौल की वजह से अब फ्रांस के उल्टे दिन शुरू हो गए। इन सारे देशों की जब मिलिट्री ने देखा कि आम लोग फ्रांस से इतना ज्यादा नफरत कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया और फिर एक एक करके इन सारे देशों में तख्ता पलट होना भी शुरू हो गया। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग पिछले कुछ महीनों का या फिर 1-2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीका के लगभग 7 से 8 देश ऐसे हैं कि जिनमें तख्ता पलट हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 से 2 साल के अंदर। और तो और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि दुनिया के जब किसी इलाके में हुकूमत का तख्ता पलट होता है और आर्मी की तरफ से किया जाता है, तो हम देखते हैं कि आम लोग बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वो ताकत के आगे कुछ कर तो नहीं पाते हैं, मगर हाँ वो इस बात से नाखुश होते हैं कि उनके ऊपर कोई डिक्टेटर आ चुका है। मगर अफ्रीका के इन सारी कंट्रीज में बिल्कुल उल्टा सिस्टम देखने को मिला। सारे ही देशों में जब भी तख्ता पलट हुआ तो आम लोग पूरे जोश के साथ जश्न मनाने के लिए निकल पड़े। ये सारे ही लोग न सिर्फ रैलियां निकालकर नारेबाजी कर रहे थे, झंडे फहरा रहे थे, बल्कि साथ ही साथ अपनी आर्मी को भी सैल्यूट कर रहे थे। ये खुशी सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि लोगों को पता चल चुका था कि अब यहाँ से फ्रांस जा रहा है। बगावत वाले इन सारे देशों की आर्मी ने भी पावर में आते ही वही किया कि जो आम पब्लिक इनसे उम्मीद कर रही थी। इन्होंने न सिर्फ अपने देशों से फ्रांस की फौज को निकाला, बल्कि वहां के डिप्लोमेट्स तक को रुकने की इजाजत ना दी। वार्निंग के साथ एक डेट तय कर दी गई कि इससे पहले फ्रांस के सारे डिप्लोमेट्स या फिर इस तरह के ताकतवर लोगों को देश छोड़ना होगा। फ्रांस इस जैसे हालात में चिल्लाया तो बहुत, उसने शुरू में काफी कोशिशें भी की, मगर वो चाहकर भी इन सारे ही देशों की बगावत के बाद कुछ कर ना सका, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कुछ भी करवाता है और जंग शुरू करता है तो अफ्रीका के वो सारे देश तो एकजुट हो ही जाएंगे कि जिनमें एक एक करके बगावतें हुई हैं, बल्कि साथ ही साथ रशिया और टर्की जैसे देश डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली इस जंग में जरूर कूद पड़ेंगे। मगर दोस्तों अब जब धीरे धीरे साहिल का ये पूरा इलाका फ्रांस के इन्फ्लुएंस से खाली हो रहा है, तो इसको टर्की बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। वजह यह है कि जब फ्रांस इन इलाकों से बाहर गया तो अब इन सारे देशों को कोई ना कोई दुनिया का एक ऐसा पार्टनर तो चाहिए ही था कि जो उनकी डेवलपमेंट में मदद कर सके, हर क्षेत्र में हर हालत में उनके साथ खड़ा हुआ नजर आए। जाहिर है अमेरिका या फिर यूरोप का कोई और देश तो खड़ा हो नहीं सकता था, क्योंकि वो न सिर्फ फ्रांस के दोस्त हैं बल्कि ये साहिल के इलाके में रहने वाले लोग भी उनको फ्रांस की ही तरह समझते हैं। उनके मुताबिक उनके साथ फ्रांस ने जो किया है ये सारी ताकतें भी वही करेंगी।
टर्की जो पिछले कई सालों से ही इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था और अपना इन्फ्लुएंस बना रहा था, अब इस मौके पर आकर उसको जबरदस्त चांस मिला है और वो इस चांस का भरपूर फायदा उठाता हुआ नजर भी आ रहा है। इन सारे देशों के लोग टर्की के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टर्की भी एक मुस्लिम देश है और ये सारे भी एक मुस्लिम ही देश हैं। साथ ही साथ सल्तनत उस्मानिया ने भी अफ्रीका के एक बड़े इलाके पर एक लंबे वक्त तक राज किया है और इस पूरे इलाके में हिस्टोरिकली सल्तनत उस्मानिया की इमेज अच्छी मानी जाती है। तो कहीं न कहीं टर्की के साथ इस इलाके के आम लोगों के जज्बाती रिश्ते भी हैं। आसान भाषा में अब हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉल ऑफ फ्रांस का सीधा सा मतलब है राइज ऑफ टर्की, क्योंकि जिन जिन इलाकों पर फ्रांस इनडायरेक्टली लंबे वक्त से हुकूमत कर रहा था वहां पर पहले से ही सेकंड ऑप्शन टर्की ही था। अब जब फ्रांस हटा तो ऑटोमेटिकली टर्की ऊपर आ गया। टर्की पिछले एक लंबे वक्त से अफ्रीका के इन सारे देशों में अपने आप को न सिर्फ एंटी फ्रांस दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो तो पहले से ही इन सारे देशों के साथ कई डील भी कर चुका है। बर्किना फासो और माली जैसे देश तो ऐसे हैं कि जिनको टर्की ने वक्त के साथ वेपन्स बेचे हैं और स्पेशली अपने वो ड्रोन्स भी बेचे हैं कि जो पूरी दुनिया में काफी मशहूर हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से अफ्रीका में आने वाला दौर टर्की का है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सही है, फ्रांस जो है बहुत ही शैतानी ताकत है। मतलब अभी जब फ्रांस वहाँ का हुक्म चला रहा है वहाँ पे, वो एक शैतानी दिमाग है। इस्लाम का बदनाम करता है, हिजाब पे बैन लगाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारे में कुछ उल्टा सीधा बताता है। ये शैतानों को रोकना चाहिए ताकि दुनिया में अमन आए। किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। बड़े ओहदे पे रहता है इंसान तो किसी भी धर्म के बारे में ऊंच नीच नहीं करना चाहिए। ये फ्रांस का जो भी प्रेसिडेंट है शैतान है, वो उसको तो ऐसे ही ख़त्म करना चाहिए। जहाँ पर भी उसकी हुकूमत चल रही है उसको ख़त्म करना चाहिए।